तो आइए एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। और आज मैं रवि भूषण आपके समक्ष ब्लड के कंटेंट पर बहुत सारी बातें करने वाला हूं, जो कि परीक्षाओं में बड़ी बार पूछा जाता है। लगभग 2 से 3 सवाल पूछे ही जाते हैं। आइए, इसकी मैं गारंटी करता हूं कि अगर आप पूरे टॉपिक को ठीक से पढ़ लें तो आपका सवाल कहीं से भी रुकने वाला नहीं होगा। इस कंटेंट को पढ़ना शुरू करते हैं। ब्लड यानी रुधिर के बारे में जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम ब्लड ले रहे हैं और इस ब्लड के ऊपर जो हमने चर्चाएं प्रारंभ की है, रक्त के बारे में जानने से पहले ये जाने कि रक्त है क्या, व्हाट इज ब्लड, रक्त के बारे में हम क्या जानते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना है, समझना है कि ब्लड सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, यानी कोशिकाओं का बहुत बड़ा समूह होता है जिसको हम टिश्यू कहते हैं, जिसे हम उत्तक कहते हैं। तो रक्त एक प्रकार का जो उत्तक है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अगर पॉइंटर की बात करें तो हम सबसे पहले पहला पॉइंट ये डालेंगे कि यह एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी यह एक संयोजी उत्तक है। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, रुधिर के निर्माण पर सवाल पूछा जाए कि रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, आप सब जानते होंगे, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। ब्लड का निर्माण यानी रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा के द्वारा होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो पॉइंटर एक और हाईलाइट हम करते हैं यहाँ पर। एक और सवाल के बारे में हम जानेंगे कि इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन बोन मैरो, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, बहुत अच्छी बात है, आप जानते हो, पर ये बनता तो है, इसका निर्माण होता तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है, पर आप जानते होंगे ब्लड सेल्स समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसका जीवन काल होता है, उसका लाइफ स्पैन होता है। जीवन काल के बारे में कई बार पूछा जाता है आपसे, तो जीवन काल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के जो सेल्स हैं, पूरे कंपोनेंट्स की बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, 4 प्रकार के ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। तो हम सबसे पहले ये जानें कि ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं यानी कारक जो हैं वो कौन कौन से कारक हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। रुधिर के घटक कौन से हैं। तो रुधिर के घटक की चर्चा अगर करते हैं तो रुधिर के घटक में आप सभी लोग जानते हो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो ये 4 चीज हम बात करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो ये जो नाम हमने अभी लिखा है, एग्जामिनर आपसे कई बार पूछता रहता है कि जैसे रेड ब्लड सेल्स की बात करेंगे, जिसको आप कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। तो लाल रुधिर कणिकाओं के संदर्भ में अगर पूछा जाए कि इसके साइंटिफिक नेम के बारे में पूछता है तो आपको ये जानना चाहिए कि आरबीसी का जो नाम होता है इसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। दिस इज नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को क्या कहा जाता है, आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। आप इसको एक बार देख लें, इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लें। आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। तो बच्चों, एक चर्चा हम जो रक्त के ऊपर कर रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, जीवन काल रुधिर का, आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है, 120 डेज। 120 दिनों में इसका जीवन काल होता है, यानी 120 दिनों के अंदर यह समाप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है, पर मरता कहाँ है। इसको मरने की बात पूछी जाए, आपने सुना होगा स्प्लीन, स्प्लीन के बारे में सुना है, प्लीहा सुना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्प्लीन जिसको हम कहते हैं प्लीहा, क्या कहते हैं इसको हम, प्लीहा, स्प्लीन, प्लीहा कहते हैं। प्लीहा के अंदर समाप्त होता है ये, इसीलिए इसे हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रगाह कहा गया है।
आरबीसी का कब्रगाह कहा गया है। किसको कहा गया है? प्लीहा को कहा गया है। बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा गया है? आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहा गया है, स्प्लीन को कहा गया है बच्चों। तो दोस्तों अगर इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है, आप बार बार ये क्वेश्चन आपके पेपर्स में आते रहे हैं, इस पर आपने गौर करना है। फिर बात आती है कि आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या था? एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम था? एरिथ्रोसाइट्स। उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम, मेन डब्ल्यूबीसी, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, दिस इज नोन एज ल्यूकोसाइट्स। WBC, मेन WBC इज नोन एज ल्यूकोसाइट्स। दोस्तों इस बात को अगर हम समझते हैं कि कंपोनेंट्स के बारे में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, मेन WBC को ल्यूकोसाइट्स आप कहते हो, पर WBC कई प्रकार के होते हैं। WBC दो तरह से होते हैं, एक को कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट, दूसरे को कहते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स। तो अगर हम WBC की बात करें तो इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स की बात अगर करें, हम ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें और अग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें, अग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें, तो इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। जिसमें ग्रेन्यूल्स होता है उसको हम ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होता उसको अग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। आपने सुना होगा, आपने जब ब्लड का टेस्ट होता है आपका, तो आप जानते हो कि जब ब्लड टेस्ट में मोनोफिल, बेसोफिल, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है, तो आपको याद रखना चाहिए अग्रेन्युलोसाइट्स में दो तरह के नाम आपने याद रखने हैं। अग्रेन्युलोसाइट कौन कौन से होते हैं आप जानते होइएगा। लिम्फोसाइट्स, नाम सुना होगा, लिम्फोसाइट्स, नाम सुना होगा, लिम्फोसाइट्स अग्रेन्युलोसाइट्स है। और मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स दिस इज अग्रेन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट। और यहां पर अगर हम चर्चा करें तो बेसोफिल, बेसोफिल्स, एस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये जो नाम हमने बताया आपको याद रखना है। ग्रेन्युलोसाइट्स में बेसोफिल, एस्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स, और ग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आते हैं। बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि इसे कहते क्या हैं, लेकिन इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, WBC के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, आप बड़ी बार इसके बारे में सुना होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको कहते हैं कि ये तो आपका शरीर का सैनिक कहा गया है, ये शरीर का सैनिक है, वॉरियर है, सोल्जर है। सो WBC इज नोन एज, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप कहते हैं सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का सैनिक कहा गया है। इसे क्या कहा गया बच्चे? सैनिक के नाम से जाना जाता है। यानी सैनिक क्या करते हैं? सैनिक लड़ते हैं। और सैनिक किससे लड़ते हैं? बहुत सारे माइक्रोब्स जब हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, बहुत सारे माइक्रोब, सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तो उससे लड़ने का जो कार्य करता है, लड़ने के लिए जो वेपन्स तैयार करता है, हथियार तैयार करता है, वो हथियार कौन करता है? WBC हथियार तैयार करता है। उसे आप कहते हो एंटीबॉडीज। क्या कहते हो? एंटीबॉडीज। तो ये बात आपने ध्यान रखना है, ग्रेन्युलोसाइट कौन सा है और ग्रेन्युलोसाइट कौन सा है। दो इंपॉर्टेंट बात हमने कहा कि WBC, मेन WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। WBC दो तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन आता है और अग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन आता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते थे। और अगर आप आगे बढ़ें तो आप इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि सैनिक कहा गया, WBC को सैनिक कहा गया बच्चों। फिर इसे सैनिक कहने का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय क्या है? क्यों? क्योंकि ये लड़ता है, फाइट करता है, क्या बनाता है? तो WBC जो बनाता है, अगर मैं WBC की बात करूं तो एक प्रकार का वेपन बनाता है, और उस वेपन्स को क्या कहते हैं हम? एंटीबॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? एंटीबॉडीज कहते हैं। इसको हम कहते हैं प्रतिरक्षी। क्या कहते हैं हम? प्रतिरक्षी कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। तो WBC किसको बनाता है? एंटीबॉडीज को बनाता है, प्रतिरक्षी को बनाता है। और ये प्रतिरक्षी फाइट करता है, लड़ता है, फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस,
हिंदी में आप इसको ऐसे समझ सकते हो बेटा कि लड़ता है अगेंस्ट पैथोजन का मतलब पैथोजन वो होते हैं जो कि बीमारियां पैदा करते हैं, रोगाणु जिसे कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में पैथोजन को हम क्या कह सकते हैं बच्चे? रोगाणु। रोगाणु का मतलब वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कुछ भी हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कुछ भी हो, उसको आप क्या कहेंगे? हम पैथोजेंस कहेंगे, उससे हम रोगाणु कहते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि रोगाणु से लड़ने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? एंटीबॉडीज करता है। एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करता है? WBC करता है। इसीलिए WBC को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो ये सवाल आप लोगों को याद रखना है। कई ये टर्म्स, छोटे छोटे टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं, रोगाणु पैथोजेंस के बारे में जानना है। दोस्तों एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोग कोरोना के बारे में सुना है। कोरोना एक विषाणु है, कोरोना एक वायरस है, और उस कोरोना नाम की जो वायरस है जिसको कोविड-19 कहते हैं, कोविड-19 अगर आपकी बॉडी के अंदर चला जा रहा है तो कौन लड़ेगा उससे? उससे लड़ेगा एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडीज कौन बनाएगा? वो हमारे शरीर के ब्लड सेल्स बनाते हैं, WBC बनाते हैं। यानी आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरोधक शक्ति, आपकी लड़ने की शक्ति जो तैयार करता है, वो कौन तैयार करता है? WBC करता है। इम्यूनिटी को बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करता है। यानी अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो आप समझ सकते हो कि बीमारियां घर नहीं करती है। ओके, सो फाइन। अब फिर से हम एक दूसरे सवाल पर चलते हैं। इसका लाइफ स्पैन, इसका जीवन काल कितना होता है? इसका लाइफ स्पैन होता है 5 to 7 डेज, तकरीबन 5 से 7 दिनों का होता है जीवन काल। यानी हर 5 से 7 दिन के अंदर WBC नए तरीके से बनते रहते हैं। और बनते रहते हैं, कहाँ बनते हैं? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बनता कहाँ है, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण जो होता है वो बोन मैरो के अंदर ही होता है। यानी अगर मैं दूसरे सवाल की तरफ चलूँ कि इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, यानी आपको ध्यान रखना है कि इट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड इन बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। तो बच्चों हम बात कर रहे थे WBC के जीवन काल का, और जीवन काल होता है 5 से 7 दिन, और इसका निर्माण होता है बोन मैरो के अंदर, यानी अस्थि मज्जा के द्वारा। अब रही बात, जिस तरह से हमने WBC की बात की, वैसे प्लेटलेट्स के बारे में भी हमें जानना चाहिए। प्लेटलेट्स जो होता है वो प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम जानना चाहिए हमें। उसको कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स। तो नाउ ब्लड प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन कई बार साइंटिफिक नेम पर पूछा गया है। क्या नाम से जानते हैं हम इसे बच्चे? ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ये काम क्या करता है? जैसे अभी आपने देखा कि एंटीबॉडीज का काम है। एंटीबॉडीज कौन बनाता है? WBC बनाता है। उसी प्रकार से प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर में बनते हैं, प्लेटलेट्स का जो मुख्य काम है वो है ब्लड की क्लॉटिंग करना, यानी थक्का बनाना, थक्का निर्माण। ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड का फ्लोइंग अगर बहाव है तो उस बहाव को कम करना, बहाव को खत्म करना, जमा देना, ये काम किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्लेटलेट्स का काम क्या है, बहुत सिंपल शब्दों में मैं कह रहा हूं, ब्लड कोगुलेशन में मदद करता है, यानी रक्त का थक्का निर्माण में मदद करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करने के लिए ब्लड प्लेटलेट्स है, पर प्लेटलेट्स में किसकी मौजूदगी होती है? प्लेटलेट्स में मौजूदगी होती है थ्रोम्बिन की। किसकी मौजूदगी होती है? थ्रोम्बिन की। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। प्लेटलेट्स में पाई जाती है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन पाया जाता है। प्लेटलेट्स में क्या पाई जाती है? थ्रोम्बिन पाई जाती है, और इसी थ्रोम्बिन के कारण ब्लड का कोगुलेशन होता है। एग्जामिनर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि प्लेटलेट्स में किसकी मौजूदगी के कारण खून का थक्का निर्माण होता है, ब्लड का थक्का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना चाहिए थ्रोम्बिन। क्या नाम याद रखना चाहिए? थ्रोम्बिन। दूसरी बात, अगर जिस तरह से हमने थ्रोम्बिन की बात की, वैसे ही ब्लड प्लाज्मा की बात करूं मैं। रक्त में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का जो परसेंटेज है वो 78% होता है।
अगर हम परसेंटेज, पूरी कंप्लीट परसेंटेज की बात करें तो इसमें हम लोग चर्चा कर लें कि लगभग 50 से 55% प्लाज्मा होता है, और पूरे ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज क्वेश्चन पूछा जाए कितना होता है तो 50 से 55% प्लाज्मा होती है। और इसी के कारण इसमें एक मौजूदगी है हिपैरिन नामक एंजाइम का, प्लाज्मा में पाई जाती है हिपैरिन, जो कि ब्लड की फ्लूइडिटी, रक्त का बहाव जो बहना होता है, जो फ्लो होती है, वो फ्लो किसके कारण होती है, वो हिपैरिन के कारण होती है। तो प्लाज्मा में किसकी मौजूदगी है, हिपैरिन की मौजूदगी है। जिस तरह से प्लेटलेट्स में किसकी मौजूदगी है, थ्रोम्बिन की मौजूदगी है, थ्रोम्बिन के मौजूदगी के कारण ब्लड का कोगुलेशन होता है, उसी प्रकार से प्लाज्मा में मौजूदगी हिपैरिन का होता है, और हिपैरिन के कारण ब्लड की फ्लूइडिटी होती है, बहाव होता है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता रहा है, और ये क्वेश्चन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के नाम से बता रहा हूँ कि ये आपके शरीर में किस प्रकार से इसके घटक कार्य करते हैं। रही बात बच्चों कि प्लेटलेट्स के बारे में जिस प्रकार से बताया, प्लाज्मा के बारे में बताया, कंपोनेंट्स जितने भी हैं उसके बारे में बताया, ब्लड ग्रुप के बारे में भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं आप सभी लोग जानते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर का नाम सुना होगा आपने। कार्ल लैंडस्टीनर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिनने रक्त समूह का वर्गीकरण किया, क्लासिफाई किया। तो अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन जो है ब्लड ग्रुप का, रक्त समूह का, वह किसकी द्वारा दिया गया, समूह का वर्गीकरण जो दिया गया है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया है। तो आइए हम उसके बारे में जाने। कार्ल लैंडस्टीनर, तो एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने मैंने रखा है कि रक्त समूह का वर्गीकरण किसने दिया, कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया। ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है विज्ञान के किसी भी परीक्षाओं में, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आप देखेंगे कि इस तरह के सवाल पूछे जाते रहे। वैज्ञानिकों के नाम आपको ध्यान रहने चाहिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रक्त समूह का वर्गीकरण किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। क्या किया वर्गीकरण, जैसे आप जानते हो कि हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वर्गीकृत किए गए हैं, वहाँ इंसानों को वर्गीकृत किया गया, उसी प्रकार से वर्गीकृत किया गया है रक्त समूह को 4 भागों में। और वो 4 भाग है ए, बी, ए बी और ओ, 4 ये ब्लड ग्रुप हैं। देयर आर 4 ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप में आप ए, पी, ए बी और ओ की बात करते हो। आप जानते हो कि एक दूसरे के लिए हमें काम आना चाहिए। हम एक दूसरे को ब्लड डोनेट भी करते हैं, लेकिन किसी का ब्लड किसी को डोनेट नहीं कर सकते। इसमें एग्जामिनर आपसे सवाल भी पूछता है किसका ब्लड किसको चाहिए, किसको नहीं चाहिए। जो सबको दे सकता है वो कौन दे सकता है, वो ब्लड ग्रुप हो जिसको आप कहते हो यूनिवर्सल डोनर, यानी सर्वदाता के नाम से जानते हो। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता के नाम से जानते हैं। जबकि ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसको आप कहते हो यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यानी सर्वाग्राही के नाम से जानते हैं। सर्वाग्राही क्या कहते हैं बच्चे इसे हम, सर्वाग्राही। सर्वाग्राही का मतलब क्या हुआ, सर्वाग्राही का मतलब ये हुआ कि जो सबसे ब्लड एक्सेप्ट करता है, जो सबसे ब्लड ले सकता है उसको सर्वाग्राही कहते हैं, और जो सबको दे सकता है उसको कहते हैं हम सर्वदाता। क्या कहते हैं उसे हम, सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर किसे कहा गया, ब्लड ग्रुप ओ को याद रखेंगे। कई बार सवाल जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ब्लड में जो है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस के लिए कार्य करेगा, यानी हु कैन टेक एंड हु कैन गिव, हु कैन टेक एंड हु कैन गिव। तो आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को दिया जा सकता है। मैं एक चार्ट के माध्यम से समझाना चाहता हूं। पेपर में बड़ी बात पूछा जाता रहा है, आप किसके लिए काम आओगे, किसके लिए काम नहीं आओगे। आइए दिखाते हैं हम आपको कौन सा ब्लड ग्रुप किसके लिए जरूरी है। तो बच्चों इस तरह से भी सवाल पूछे जाते रहे हैं और ये बड़ी बार पेपर में आता रहा है। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ ये ब्लड ग्रुप है, ये रक्त समूह है। और फिर पूछा गया है कैन टेक यानी किससे ले सकता है, और फिर पूछा जाता है कैन गिव यानी किसको दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप
कैन टेक किससे ले सकता है? ए और ओ से ब्लड ले सकता है, क्योंकि ओ सबको दे सकता है, तो आपको याद रखना है। और कैन गिव यानी किसको दे सकता है? तो ए और ए बी को दे सकता है। बी वाला बी और ओ से ले सकता है, जबकि बी और ए बी को दे सकता है। ए बी वाले सभी से लेते हैं, ए बी और ओ से ले सकते हैं, पर जब भी वो देगा सिर्फ अपनी ही बिरादरी के लोगों को देगा, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो ए बी को दे सकता है। समझ आ गई बात? फिर ओ कैन टेक ओ ओनली, सिर्फ ओ से ले सकता है, जबकि ये सबको दे सकता है, यानी ए बी और ओ। तो आज का जो कंटेंट में हमने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर किया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोनेंट क्या होता है, ब्लड का कंपोनेंट के रोल क्या है, और फिर ब्लड ग्रुप किसने दिया, ब्लड ग्रुप के बारे में हमने सबको समझा। तो हमारे इस चैनल को बुक हाइव एजुकेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।